देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मौजिज बने मुल्जिम, नैब बना ड्रैकुला और तारीख बनी तजवीज। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नैब कानून जालमाना शक्ल में बहाल हो गया है। पीटीआई और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। बंदियाल साहब की कारकर्दगी से जमहूरियत को फायदा हुआ, जमहूरियत का नुकसान हुआ, वो तो अब तारीख फैसला देगा। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का बात मैंने उठाया है। ये शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। गुज़िश्ता 16 माह की कड़ी मेहनत से खुद को नैब ज़दा से मुअज़्ज़ज़ बनाने वालों को चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने जाते जाते दोबारा मुल्जिम बना दिया है। नैब के मुंह से जो दांत पीडीएम की हुकूमत ने निकाल कर इस कानून को बेअसर किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल और 55 समातों की कामयाब सर्जरी के बाद वो दांत वापस लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने एक साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म को दोबारा नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, जिन मुबैना जाली अकाउंट्स की जालसाजी से बच निकले थे, उसका हिसाब दोबारा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो शाखाना की गाड़ी को कानूनी बना गए थे, वो अब भी गैर कानूनी ही रहेगी। यूसुफ रजा गिलानी जो यूनिवर्सल फंड पर हाथ साफ करने के केस में साफ बच निकले थे, अब वो मजीद सफाई से परखा जाएगा। शहबाज शरीफ जमीनों की अलॉटमेंट से शुगर मिल्स और तैयारा इस्तेमाल करने के मुकदमा से जान छुड़वाकर वजीर आजम बन गए थे, अब यही मुकदमात अगली बारी पाँव की बेड़ियां बन सकते हैं। राजा परवेज अशरफ जो रेंटल बिजली घरों के रेंट से जान छुड़ा चुके थे, उन पर वापस बिजली गिरने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। शायद खाकान अब्बासी को सस्ती LNG दोबारा महंगी पड़ने वाली है और इस मुल्क में बाहर से आकर हुकूमत करने वाले शौकत अजीज जिन मुकदमात को भूल गए थे ना, आज के फैसले से वो सब याद आ गए हैं। और तो और मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की इन तरमीम की चमत्कार से जिस नैब इंक्वायरी को दाखिल दफ्तर कर दिया गया था, वो इंक्वायरी अब उनके दफ्तर में उनका पीछा कर सकती है। जनाब, बात खत्म यही नहीं होती, बल्कि नैब के दर पर दोबारा हाजिर होने वालों की फहरिस्त काफी तवील है। मरियम नवाज हो या फरियाल तालपुर, ख्वाजा साद रफीक हो या ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज हो या मिफ्ता इस्माइल, आमिर क्यानी हो या शौकत यूसुफजई, इसहाक डार हो या शौकत तरीन और सलीम मांडवी वाला से रुबीना खालिद तक, सब दोबारा एक लाइन में खड़े हो गए हैं और ये लाइन नैब की लाइन है। वैसे तो नैब अपनी तख्लीक के दिन से ही मुतनाज़ा है। कभी इसको डिक्टेटर का काला कानून कहा गया तो कभी सियासी इंजीनियरिंग का अड्डा। वैसे नैब बना तो हुक्मरानों के एहतिसाब के लिए था ना, लेकिन ये हुक्मरानों के हाथ की छड़ी बन गया। ये हुक्मरान ऑपोजिशन में होते तो नैब बुराई की जड़ कहलाता, सियासी इंतकाम का हथियार कहलाता, लेकिन जो ही हुकूमत में आते तो इसी तरतीब से सब हथियार और छड़ी का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन के लिए शुरू कर देते। जनरल मुशर्रफ ने नैब का इस्तेमाल किया तो काफ लीग बनी और फिर पेट्रियट का जन्म हुआ। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बनाए तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ मुकदमात पर खुशी के शादियाने बजाए। चेयरमैन PTI ने भी नैब की बहती गंगा में खूब हाथ धोए, सब मुखालिफिन को जेल की हवा खिलाई, लेकिन जेलों से निकलने वाले जब इक़्तिदार में आए तो इसी नैब को चेयरमैन PTI के गले का फंदा बना दिया। PDM ने अपनी जान छुड़ाने के लिए नैब से ताकत छीनी तो आज रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने दोबारा नैब को ड्रैकुला बना दिया। वैसे तो नैब से किसी को भी शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये नैब हर किसी के काम आया है। हर किसी की मुश्किल नैब ने आसान की है। किसी की हुकूमत बनानी हो तो नैब हाजिर, किसी की हुकूमत गिरानी हो तो नैब हाजिर, किसी को किसी का इत्तेहादी बनाना हो या इत्तेहाद से निकालना हो तो नैब हाजिर, किसी को सियासत से हटाना हो या किसी को सियासत में लाना हो तो नैब हाजिर, किसी को जेल में डालना हो या किसी को जेल से निकालना हो तो नैब हाजिर, किसी को प्लस करना हो या किसी को माइनस करना हो तो नैब हाजिर, किसी से पार्टी छुड़वानी हो या किसी से पार्टी बनवानी हो तो नैब हाजिर, किसी को टिकट दिलवाना हो या किसी का टिकट वापस करवाना हो तो नैब हाजिर। तो क्या ख्याल है फिर कि अब इतने काम आने वाले नैब को बेजान करना, उसके दांत निकालना, उसको बेअसर करना, आखिर भला किसके मफाद में हो सकता है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरामंद तंगी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
बिलाल कियानी साहब आपसे शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस ने, आपको याद है कि जब नैब तरमीम थी, इनका फैसला महफूज करते हुए ये कहा था कि हम शॉर्ट एंड स्वीट फैसला इसका देंगे, और आज ये जो नैब तरमीम हैं इनमें से एक के अलावा बाकी सारी तरमीम का लदम करार देकर जो इंक्वायरीज और जो रेफरेंसेज है वो सारे दोबारा बहाल हो गए हैं। तो क्या ख्याल है कि ये जो फैसला है ये मुस्लिम लीग नून के लिए शॉर्ट तो हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से स्वीट तो साबित नहीं हुआ होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमें तो फ्रैंकली बतौर जमात इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर देखिए बतौर शहरी और बतौर एक ऐसी जमात जिसने कानून में बेहतरी लाने की कोशिश की, जिसने वो कोशिश की कि वो निज़ाम जिसका हम शिकार रहे और जो हमने भुगत लिया उससे आगे रियासत को नुकसान ना पहुँचे, उस अमल को रिवर्स किया है। आज जुमर अता बंदियाल साहब का गालिबन शायद आखिरी दिन था एज चीफ जस्टिस, तो उन्होंने अपनी जो आखिरी दिन है, चलें जी, वो खैर उनकी जो लेगेसी रही है वो सबके सामने है, और वो अगर इस तरह के काम करके उस पर मोहर लगाना चाहते हैं तो लेगेसी क्या रही? आपने कहा सबके सामने, जिनको नहीं पता जरा उन्हें बता दें क्या लेगेसी? जी, उनकी लेगेसी है जी कि मुज़ाहिर नकवी साहब जैसे जज को प्रोटेक्ट करना जिनके ऊपर इल्जामात थे, जिससे इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हुई थी, बजाय इसके कि उस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया जाए और जल्द क्लियर किया जाए, ताकि जो जज जिनके ऊपर इल्जाम है वो भी क्लियर हों और इंटेग्रिटी ऑफ द कोर्ट और जजेस भी इंटैक्ट रहे। उस मामले को अंडर द रग ब्रश कर दिया गया। मदर इन लॉ वाले मामलात के ऊपर, ऑडियो लीक्स के मामलात के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ना सुनी और ना कोशिश की कि मामला क्लियर हों। उन्होंने 4-3 के फैसला जो जिससे एक पिटीशन इलेक्शन से रिलेटेड रद्द हुई थी, जिस पे सब ने कहा था कि यार लार्जर बेंच बना लें या फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें, वो फुल कोर्ट की मीटिंग आज तक नहीं हुई। रूलिंग वाला कैसा फैसला था? वहां उन्होंने आइन को प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं, देखिए जूनियर जजेस को करना था, फिर उसके बाद सोने पे सुहागा इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कैसा फैसला था, कौन सा वाला जी, वही जो एक वो फैसला तो पीटीआई कहती है सब पे भारी फैसला साबित हुआ उनके ऊपर। चलें, पीटीआई वालों को अगर एक चीज मिल गई है, गुड टू सी यू पे भी अगर वो राजी नहीं है कि एक मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जजेस के गेट से घुस के जजेस के कॉरिडोर पे इमरान खान साहब चल के जाएं और उमर अता बंदियाल साहब, जिसमें कोई लीगल जवाज नहीं था उनको उस तरीके से बुलाने का, बुला के उनको कहते हैं गुड टू सी यू, अगले दिन पे डॉन की हेडलाइन थी। तो ये उनकी लेगेसी रही है। अब आज अगर वो समझते हैं कि एक ऐसा कानून जिसके अंदर तरमीम जो ही या तरामीम जो है, जाते जाते चीफ जस्टिस ऐसा धमाका कर जाएंगे। नहीं, धमाका नहीं है, हमारे लिए धमाका नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूएशन है। देखिए वो इस एक मखसूस बेंच की, जिसको मैं कोर्ट भी नहीं कहूंगा, एक मखसूस बेंच की इंटेग्रिटी और उसकी जो क्रेडिबिलिटी वो यही रह गई है कि आज ये एक्सपेक्टेड है, इस तरह का बायस जो है, पार्लियामेंट की तरमीम को उड़ाना धमाके से कम नहीं है। नहीं, ये उसी तरह ही है जिस तरह आपने देखा कि 4-3 के फैसले से भी उस टाइम के ऊपर पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन थी उसको रद्द करने की कोशिश की गई। पार्लियामान को तो बार बार इन्होंने कोशिश की है कि एक जुडिशल ओवररीच के तहत वो भी मखसूस बेंच पे। और देखिए दूसरी बात, या तो होता कि हमें सुप्रीम कोर्ट पूरा इस मामले में यूनाइटेड नजर आता। हमने देखा कि जब 4-3 का भी फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला ले लें, देखिए उस मामले को ज़ेर इल्तवा रखा। अच्छा, उस पर यह दलील दी गई कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है। उसके ऊपर भी लोगों ने कहा कि चलें आप सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग, फुल कोर्ट की मीटिंग है। लेकिन आप तो इसी में खुश है ना कि आपने जो भुगतना था भुगत लिया, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। जी 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 जी, तो अब तो देखिए ये हमने तो हमारे तो केसेस सारे मेरिट के ऊपर खत्म हुए। हमने 4-5 साल रियासत की, आपकी लीडरशिप के केसेस जो हैं वो दोबारा खुलेंगे। देखे ना, हमजा शहबाज और जो शहबाज शरीफ है उनका वो जो केस था रमजान शुगर मिल का, वो वापस होगा। LNG वाला केस जो है वो बहाल होगा। ख्वाजा रफीक, सलमान रफी के केसेस बहाल होंगे। नहीं, आपने जो नैब तरमीम की बिलाल कियानी साहब, इसका मतलब आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। नहीं पारस साहिबा, देखिए गुजारिश है, हमने 4 साल हमारी क़यादत ने, हमारे लोगों ने जेलें काटी हैं। नैब के भी रेफरेंसेस थे, हर किस्म के रेफरेंसेस थे, इन्वेस्टिगेशनें भी हुई, केसेस भी हुए, रेफरेंसेस भी कोर्ट में गए। हमारे लोगों ने कोर्टों के अंदर पता नहीं कितनी पेशियां भुगती। उसके बाद भी, और उस टाइम पे रियासती सारी मशीनरी भी थी, नैब न्याजी गठजोड़ भी था, उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट को भी आप कह लें कि उस टाइम पे सारा जोर था। तो हमारा और हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई वो इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर उसकी तफसीलात दर्ज हैं। तो हमारा वो गुजर गया। वैसे एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम इस टाइम के ऊपर उन्हीं काले कवानीन के साथ इमरान खान साहब इन सब लोगों के पीछे जाते, हमने वो नहीं किया। अभी तो इनका मालूम जब्बार रहता है, BRT रहता है, रातों रात एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की थी। याद है 6 जुलाई 2023 को एक ऑर्डिनेंस आप लाए थे जिसमें आपने नैब को पुरानी सूरत में बहाल तो करने की, देखिए उसमें कुछ चेंजेस थी जो नैब के अपनी रिमांड 14 दिन से 30 दिन उसमें कर दिया, मगर लार्जली हमने जो क्या जरूरत थी? देखिए हमने कोशिश ये की कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी की, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमने देखा कि 4 साल नवाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में इमरान खान ने और एक पूरे जो एक ग्रोथ था
उसने पूरी रियासत को खोखला किया। सो मच सो कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, बिजनेसमैनों ने काम करना छोड़ दिया। हमने कोशिश की कि उस चीज को रिवर्स करें ताकि ये जो मईशत का पहिया ये चले, ये रियासत वापस रिस्टोर हो। आपकी सोच थी, लेकिन एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो जो तोशा खाना की मैं बात कर रही हूँ, इन नैब तरामीम के बाद वो तोशा खाना का केस भी वापस हो गया था ना। अगर वो भी खुल जाए तो फिर एक ही सफ में महमूद और अयाज के खड़े होने वाली सूरत हाल हो सकती है। जो नवाज शरीफ एक साबित शुदा जाली सजा में उसको जेल हुई थी, और वो उस टाइम जानते हुए अपनी बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के बेटी का हाथ थाम के यहाँ पे जेल आने को तैयार था पाकिस्तान के लिए। ये छोटे मोटे केसेस आप बहाल कर दें, ये हम भुगत चुके हैं 5 साल, आप फिर से कर दें। फिक्र उनको होनी चाहिए जो अब जिनकी बारी है, जिनके होते हुए भी हमने ये कवानीन जानबूझ के रहने दिए क्योंकि हम चाहते थे कि ये मुल्क की बेहतरी हो। वो मेरिट के ऊपर जेल में आगे आप ये कवानीन ले आएंगे तो उनको ही मजीद नुकसान होगा। हम अपने भुगत चुके हैं। ओके बैरिस्टर सैफ साहब, तो क्या आप लोग तैयार हैं? इशारा तो आप समझ ही गए होंगे नून लीग का सर। और वो हम सुनते थे ना एक कहानी के अगर किसी के ऊपर जिनका असर होता है तो जाते जाते वो कोई दीवार ही गिरा देता है। तो क्या ख्याल है कि जस्टिस बिंदियाल जो हैं उन्होंने जाते जाते ऐसा ही कोई काम किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? चूंकि इस फैसले के बाद से नून लीग मुसलसल यही बात कर रही है कि अब इसका नुकसान होगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमने जो भुगतना था वो भुगत लिया है, अब भुगतेंगे आप लोग। जी फारिस, देखें बहुत सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक मुनासिब और जायज फैसला किया है। हम इससे इत्तेफाक भी करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को शफाफियत के साथ अवाम के सामने कबूलियत के लिए पेश करने के लिए ये एक अहम फैसला है, क्योंकि अवाम का एतमाद निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम पार्लिमान पर उठ गया था जब पीडीएम की हुकूमत ने नैब में तरामीम करके सिर्फ अपने खिलाफ केसेस को खत्म किया। और ये एक बड़ी जनरल सी बात थी, अवाम के अंदर ये राय थी कि पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मसले ने आज आम में कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का भी और इसकी वजह से पार्लियामेंट का भी एतमाद बहाल होगा जब इस पर आगे अमल दरामद होगा। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, देखें हमारे खिलाफ तो, इमरान खान साहब के खिलाफ तो कोई नैब का ऐसा कोई केस नहीं है। रह गई बात अगर कोई केस आता भी है सामने, जिस तरह के कई केसेस जो हैं वो जरा कुछ क्लैरिटी दे दें बैरिस्टर साहब साहब, जरा कुछ क्लैरिटी दे दें सर, क्योंकि देखिए जाहिर है अब जो रिमांड से 90 दिन होगा, चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा होगा, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी बात, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका तोशा खाना और जो अलकादर ट्रस्ट केस है, क्या उनकी इंक्वायरी नहीं चल रही है सर? और ये भी कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बर जैसी इंक्वायरीज जो बंद हो गई थी वो भी दोबारा खुल सकती हैं। जी जी बिल्कुल खुलेंगी, जो बंद कर दी कि देखें वो मलम जबा वाला और हेलीकॉप्टर केस में तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आगे की कार्रवाई को रोक दिया था, वो उसका एक अलग जुडिशियल एंगल है। लेकिन जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब का जो तरीकाकार है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रोसीजर है, वो अप्लाई होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। हमने जब पिटीशन दायर की थी खान साहब ने, तो उस वक्त सबको पता था कि अगर ये बहाल होगा तो इसका यकीनन जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा जो नैब में इन्वॉल्व है। मैं ये समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी का और डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ का ये तकाजा है कि सबके साथ इक्वल सलूक किया जाए और आपका सामना किया। ये 90 दिन का रिमांड के ख्याल में देखिए 90 दिन तो खान साहब को जो है सिर्फ इस वजह से भी पूरे हो जाएंगे कि कभी जज साहब जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, कभी वो लंदन चले जाएंगे। अब देखें ना, अब ये जो कुछ भी हो रहा है तो शाखाना केस में और साइफर केस में कि उनके जो क्या कहते हैं जमानत की तारीख है, बेल की हियरिंग भी जो है उसमें भी कितनी रुकावटें हो रही हैं। तो हमारे लीगल प्रोसेस में बदकिस्मती से जी मैं से बात करती हूँ आपसे दोबारा। बैरमन तंगी साहब, कहा जाता है कि नैब तरमीम से सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ना वो मुस्तफीद हुई है, और ये नैब तरमीम कलअदम होने से आसिफ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ और जो सिंध के हमारे सीएम थे मुराद अली शाह और मांडवी वाला साहब और दीगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो ज़ाहिर है उनके केसेस जो हैं वो दोबारा खुलेंगे इसके अंदर। तो सर क्या ख्याल है कि ये जो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा शॉक साबित हुआ है, या सामना करेंगे आप लोग डट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी मालूम है और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में जानती हैं कि मेरे लीडर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मरहूम
गुलाम इस्हाक खान से लेके सेनेटर सैफुर रहमान से लेके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लेके इमरान की हुकूमत तक मेरे कायदीन जेल में रहे हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में भी रहे हैं और फिर 20 साल के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने ही बाइज्जत बरी किया था। तो पीपल्स पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि कवानीन को दोबारा नैब के हवाले की और नैब ने अभी मत कि वो केसेस दोबारा करेंगे। एक मिनट बैरहमान तंगी साहब, जरा ये समझाएं, जब किसी के ऊपर भी असर नहीं पड़ा, नूनी कह रही है हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग कहते हैं हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तरमीम की क्यों थी? और आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही भुगतेगी? अब आप भी नून की तरह यही सोच रहे हैं? मैं तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की या किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात नहीं करूंगा। मैं इस जजमेंट पे बात करना चाहता हूं कि आज जो बंदियाल जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ दी, तो वो पार्लियामान की डिग्निटी पे उसने वार किया और पार्लियामान को भी तौकीर करके चले गए। क्या पार्लियामान को इख्तियार है कानून साजी का? पाकिस्तान की किसी इदारे को कानून साजी का हक नहीं है। और जब 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा फोरम वहां कानून साजी करते हैं और फिर कोई किसी इदारे में बैठकर उस कानून साजी को खत्म करते हैं, तो क्या मैसेज हम दे रहे हैं? ये मैसेज दे रहे कि इदारों के फिर टकराव हो या अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर हम पार्लियामान के फैसलों को खत्म करते हैं। मैं न पीटीआई की बात करता हूं, न मैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात करता हूं, मैं बात करता हूं सर वैसे पार्लियामान के जो फैसले हैं वो तो दुनिया में भी गाँव के ऊपर खत्म होते हैं, इंडिया में भी खत्म होते हैं ना, लेकिन अगर अब आप फैसले के ऊपर बात करें तो जरा ये बताएं ना कि अब इस फैसले का नुकसान किसको हो सकता है? आप किसको देख रहे हैं? नून लीग तो कहती है हम तो मुतमईन हैं, हमने तो भुगत लिया, आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई ही टारगेट होगी अब इससे? देखिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुशर्रफ की हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में और इमरान की हुकूमतों में भी जेलें काटी हैं, फेस किया है। और हम तो अदालतों के ऊपर एतमाद करते हैं, हमने कभी अदालतों पे चढ़ाई नहीं की, हमने कभी फैसले को चैलेंज नहीं किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई ये भुगतेगा कौन? अब भुगतना किसको पड़ेगा जब किसी को भी एतराज नहीं है? भुगतना किसी को नहीं पड़ेगा। भुगतना मेरे ख्याल में इस फैसले को पड़ेगा कि ये जो फैसला आ चुका है पाकिस्तान की उस फोरम के, जो 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा फोरम है, जो पार्लियामान है, जो पार्लियामान का फैसला है, उसको भुगतना पड़ेगा। जो लोग मिसालें देंगे कि बिलावल वो तो कंप्लेंट्स तो बहुत कर रहे हैं, मैं भी इसी की जो इजलास 2 दिन चला उस पर आगे बात करती हूँ। कंप्लेंट्स तो आपकी तरफ से बहुत की जा रही है, जाहिर है 2000 अभी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आपको जाना है, और अगर 2018 का एक्शन रिप्ले हो गया तो फिर क्या होगा आप लोगों का सेनेटर बैरहमान तंगी साहब? क्योंकि आपको पता है नैब कैसे काम करता है और इस वक्त कौन किसकी गुड लिस्ट में शामिल है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आजाद माहौल में इलेक्शन का मुतालबा किया है कि तमाम पार्टीज को इक्वल वोटिंग पे उनको इजाजत दे कि वो अपना कैंपेन करे। और पीपल्स पार्टी हमेशा अपने मैनिफेस्टो मंशूर पर अवाम के पास जाते हैं, उससे वोट मांगते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते कि एक पार्टी को आप खोल के मैदान छोड़ दे और बाकी 4 दीवारों तक। इस पे आते हैं जो जिस पे आज आपने दिया है, लेकिन एक बात जो कि नून लीग की तरफ से भी की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी बैरहमान तंगी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया। मैं जरा बैरिस्टर साहब से वो पूछ लूं, आपने सर आज मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट है, वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा बैरिस्टर साहब, ये 2-1 का फैसला है सर, और मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है और फैसला आईनी उसूलों के खिलाफ है। तो सर इस नोट पे आप कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि पार्लियामेंट के हवाले से तो आप देखें दूसरी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उन्हीं का इख्तियार है, वही कानून बना सकती हैं, वही उसमें तरमीम कर सकती हैं, वही उसमें तब्दीली कर सकती हैं, ये गैर मुंतखब जजेस का काम नहीं है। देखिए मंसूर अली शाह साहब के फैसले से यकीनन उनका हक है कि उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी है, उन्होंने अपनी ओपिनियन का इजहार किया है, इख्तिलाफी नोट दिया है, लेकिन वो अपनी जगह पर। लेकिन मैं बसद एहतराम उनकी इस राय से इख्तिलाफ करता हूं और इस हद तक करता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कानून का बनाना जो है ये पार्लियामान का ही इख्तियार है, लेकिन उस कानून की तशरीह करना और ये फैसला करना कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है क्या वो आइन की रूल्स लेटर एंड स्पिरिट के साथ मुताबिकत रखती है या उसकी खिलाफ वर्जी करती है, ये इख्तियार बहर सूरत आला अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला उसी इख्तियार के तहत इस्तेमाल किया है
और इस तरह सुप्रीम कोर्ट कई फैसले जो हैं उन्होंने हमेशा किए हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट की कानून साजी को चैलेंज किया हो और उसको जो है नल एंड वॉइड। लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर आईनी मामलात हैं बैरिस्टर सैफ साहब, इन पे अगर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाए तो फिर देखें इस हवाले से किसी को भी एतराज नहीं होगा ना? देखिए, जहां तक लार्जर बेंच की तश्कील का ताल्लुक है, अगर तो ये मामला रिव्यू में जाता है तो इसका ताल्लुक है जो एक्ट इस वक्त सस्पेंडेड हालत में है, प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर बिल, वो मंडे को उसकी हेयरिंग है सर, उसको सस्पेंड रखा हुआ है। हाँ सैफ साहब, लेकिन अगर चीफ जस्टिस उसको बहाल होता है जो कि 18 तारीख को 18 सितंबर को उसके लिए डेट फिक्स है, तो उसके बाद जो है ये होगा और मेरे ख्याल में अगर रिव्यू में मामला जाता है तो लार्जर बेंच तश्कील होगा, तो होना चाहिए, कोई मसला नहीं, जो तरीका कार है आईन और तो सर अगर आपके मुताबिक होना चाहिए, अगर आपके चीफ जस्टिस अगर इस बिल को बहाल कर देते हैं और आपने कहा ना कि फुल कोर्ट की तरफ मामला जाता है, तो फिर ये जो आज फैसला है इसको वो तरमीम बहाल भी तो हो सकती है ना, फिर पीटीआई को एतराज तो नहीं होगा? देखें, पीटीआई का एतराज होना या ना होना या किसी और पार्टी के एतराज तो मैटर नहीं करेगा ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ही ये फैसला करती है कि वो प्रोसीजर एक्ट जो है उसको वो करके बहाल करके और उसके मुताबिक बेंच की तश्कील करती है, तो हमें एतराज हो भी तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद वो इदारा है जो इस वक्त आईनी तशरीह कर सकती है। ठीक है, बिलाल कियानी साहब, आप भी ऐसे ही समझ गए, अभी मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी हियरिंग है और ज़ाहिर है अब नए चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब जो हैं वो इसकी अब हियरिंग करेंगे, हो सकता है लार्जर बेंच भी बन जाए, फुल कोर्ट भी इसमें हो जाए, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी पॉजिटिवली इस हवाले से सोच रही है? अब तो सुप्रीम कोर्ट पर आपको एतमाद होगा ना? देखिए, बात यह है कि जिस तरह अभी आपने जिक्र किया मंसूर अली शाह साहब का जो इख्तलाफी नोट है, उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात जी बिल्कुल, और उन्होंने एक वाज़े तौर पे उनके नोट से नजर आ रहा है कि जुडिशल ओवररीच हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक यकीनन अब बैरिस्टर साहब ने बात की कि यकीनन तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट की एक हक है, मगर तशरीह करना इस हद तक हक है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन उसके अंदर जिस तरीके से दलील दी गई है बाकी दो मेजॉरिटी जजेस की तरफ से, वो नहीं है दलील, मतलब कि वो कह रहे हैं कि क्लियरली नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल डिबेट जो है उसको पार्लियामान से उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है और पार्लियामेंट की जो पैरामाउंटसी है, ये उन्होंने लफ्ज यूज किया, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको नजरअंदाज किया गया, बल्कि उसको वायलेट किया गया है। और ये कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उसके फैसले होंगे, वो जो आइन की एक रूह है, जो स्पिरिट है, उस चीज को वायलेट किया गया है। तो इन्होंने बड़ी वाज़े तौर पर कहा, हमारा भी देखिए यही गिला है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया जाता है तो आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल महदूद, कहां पे नहीं, देखिए बिल्कुल देखिए, आप जिस बिल की अब बात करिए उस बिल में क्या या उस एक्ट में क्या हुआ है, उस एक्ट के अंदर बुनियादी तौर पर हमने बेंच फॉर्मेशन की और सो मोटो पावर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ये दीगर बार्स का, बल्कि सारी बार्स का मुतालबा रहा है। देखिए, उसके अंदर तो सबसे ज्यादा तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको सबसे ज्यादा आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी पावर्स लिमिट होती हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उठाई? देखिए, तो इसके अंदर तो और देखिए, और आपके जो नाजरीन हैं इनको फिर से, क्योंकि देखिए ये एक बताया जाता है जैसे पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम करने की कोशिश की, हरगिज ऐसा नहीं है। उसकी नहीं, देखिए बिल में बुनियादी तौर पे क्या है कि फर्द वाहिद के बजाय 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला करेंगे कि बेंचेस किस तरह फॉर्म होने, वो फैसला करेंगे कि सो मोटो किस तरह होना है। कोई पावर कर्टेल नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन किया गया है, मगर एक शख्स के कोर्ट होने के बजाय उसको एक इंस्टीट्यूशन और इसकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ को मजबूत किया गया। आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ बिलाल से कि अगर पर्दवाहिद से फैसला लेके अगर 3 सीनियर जजेस की कंपोजिशन बना के ओप बेंच की फैसला करे तो मेरे ख्याल में स्ट्रेंथन किया है इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये इससे उसकी अगर में इजाफा होगा कि अगर पर्दवाहिद फैसला करते हैं सोमोटो का या बेंच का, और अगर वो 3 सीनियर जजेस की कमेटी कंपोजिशन हो के वो फैसला करते हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा जनरल मासेस में, जो किसी पर उंगली नहीं उठेगी। हाँ, इख्तिलाफ नहीं होगा किसी को भी। फिर ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद ज्यादा मजीद इश्यूज को शामिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज भी। अच्छा बिलाल कियानी साहब, ये 2 दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास चल रहा था, आज इनका एलामिया भी जारी हो गया और ये कहते हैं कि एक सियासी जमात है जिसको, सिर्फ वही एक सियासी जमात है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और इसके अलावा किसी और सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और इनके मुताबिक वो जो जमात है ना, वो आपकी प्यारी मुस्लिम लीग नून है।
देखिए, मैं काफ़ी दिनों से अब हम टॉक शोज पे आ रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी के और बिलावल साहब के बयानात की इसी तरह ही सवाल पूछा जाता है। तो मुझे नहीं पता क्या वजह है इनकी। हो सकता है ये समझते हैं कि अब ये सर, मैं वजह बताती हूं, शायद इनकी मुराद ये है, हो सकता है कि ये समझते हैं कि अब इलेक्शंस का सीजन आ रहा है, तो उस तरह की बातें करनी चाहिए। देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पिछले 3-4 सालों में जी दीगर जमातों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, बड़ी मैच्योरिटी के साथ पहले एक मूवमेंट चली, जिसके नतीजे में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, और फिर आगे उसी ही मेजोरिटी के साथ ये सारी जमातें साथ चली बहुत मुश्किल वक्त में। ये हुकूमत बड़ी मुश्किल और अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका नैरेटिव सुने ना। वो कह रहे हैं बिलावल ने कहा एक लीडर हैं जो मुश्किल वक्त में पांव पड़ते हैं और जब हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर गले पड़ते हैं। और दूसरा सर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ सवाल सुनिएगा, एक मुराद शायद इनके कहने की ये बात ये है कि ये समझते हैं कि वफाक और पंजाब में जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं ना, उसमें मुस्लिम लीग नून का असर बहुत ज्यादा है। आपके 3 ब्लू आइड आपके लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। कहीं वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं हो रहा है सर, और कहीं पे पंजाब में इस तरह से ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स नहीं हो रही हैं। इवन इलेक्शन के हवाले से भी नून लीग और जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौक़िफ़ है। देखिए, बात ये है, 2 बातें। एक तो अब सबसे पहले तो आप ये तय करें पीपल्स पार्टी की, क्या आसिफ अली जरदारी साहब से ही बात कह रहे हैं या बिलावल साहब से ही बात कर रहे हैं? ठीक है। और इनकी काफ़ी एक सीनियर कॉलीग हैं, उनके साथ में टॉक शो में था, जिनको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर वो ये बात कहने पे मजबूर हो गई कि जी सीईसी के फैसले के सब पाबंद हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ाती राय हो सकती है। मैंने कहा जी, अगर बात अब इस पे आ गई है कि पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब की भी ज़ाती राय हो सकती है और पार्टी पॉलिसी अलग है, तो देखिए बहरहाल ये इनके पार्टी के अपने मामलात हैं। जहां तक बात है जमहूरियत का हुस्न है, अभी यही कहेंगे जी चले, ठीक है, वो कहें। दूसरी बात ये है कि जहां तक केयर टेकर गवर्नमेंट की बात है, देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट के वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब से गाइडेंस भी ली, सारी जमातों से मुशावरत की, राजा रियाज साहब के साथ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन थी उससे पहले सारी जमातों की उसके अंदर राय भी थी। वक्तन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं ना, चले इनको छोड़ें। देखिए वो तो फिर अब केयर टेकर, देखिए वो केयर टेकर हुकूमत से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारी जमातों का रोल था टू द एक्सटेंट के किस तरह लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने आपस में बैठ के तय करना है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है, और उसके अंदर ये मुशावरत, और क्या उन्होंने ही तय किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की एक एग्जाम्पल ये देख लेते हैं बिलाल कियानी साहब। अब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप लोगों के मुताबिक मतलब ये तारीख चेंज तो नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह जी। आप तो सर आके जेल जाएंगे या फिर वो क्या होगा, या फिर वो कबल जमानत गिरफ्तारी उनको मिल जाएगी? इंशाल्लाह आप देखेंगी, और आपने देखा होगा उस दिन। आप क्या, मुझे उसका जवाब चाहिए ना सर, कबल जमानत कबल गिरफ्तारी होगी या फिर मियां नवाज शरीफ जेल जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ जी, देखिए मफरूर हैं वो अदालत की तरफ से। देखिए बात यह है कि आपने देखा उस दिन हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने हमारे कायद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर इस डेट का ऐलान किया था। सर वो और जाएंगे कहाँ? और देखिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको, उन्होंने साथ ये भी ऐलान किया था कि उनकी आमद लाहौर में होगी जी। देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगे एक फकीदुल मिसाल, एक उनका इस्तकबाल होगा। कितने लोग आएंगे सर? और देखिए इंशाल्लाह आप देखिए लोग खुद आएंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह। हम जानते हैं कि हमारे कारकुनान इस मोमेंट का कितना इंतजार कर रहे थे। हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछली 3 दहाइयों में अगर इस मुल्क में तरक्की हुई है और मुश्किल वक्तों के अंदर अगर बेहतरी लाया तो वो शख्स नवाज शरीफ ही है, और इस वक्त पे भी वो ही इज द सीनियर मोस्ट एंड एल्डेस्ट स्टेट्समैन। जमानत मिल जाएगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सर? वो आगे आप बेफिक्र हैं, उनकी लीगल टीम जो है वो उनके साथ, घर कोई सब जेल करार दे दिया जाएगा। देखिए ये आगे कानून का जो भी लीगल प्रोसेस है वो आगे आपको नजर आ जाएगा, और लीगल टीम उसके अंदर शामिल है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत नहीं हो पाती, वो जेल में है। यानी साहब ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सर? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमसे ना करें। देखिए जिस नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह का सलूक, रियासत का कौन सा सतून है जो नहीं इस्तेमाल किया 2017 के बाद नवाज शरीफ को जेल में डालने के लिए? पहले आपने वजारत उज़्मा से हटाया, फिर पार्टी के सदारत से हटाया, फिर उठा के जेल में फेंका, बीवी से बिस्तरे मर्ग पे आखिरी वक्त भी बात करने ना दी गई। तो देखिए नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो आपको मिल गई है। आपने कहा था जब तक रिस्क जीरो नहीं होगा मियां साहब नहीं आएंगे, तो वो रिस्क जीरो हो गया। सर आपके यहाँ ख्वाजा आसिफ ने ये बात की, आपके यहाँ राना सनाउल्लाह ये बात करते रहे, नून लीग के ही लोग हैं। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब को वो हक है कि
कि वो जब आना चाहें वो उसका फैसला उन्होंने खुद करना था, उन्होंने पार्टी से मुशावरत करके खुद किया। नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो चुके हैं कोर्ट से। मैं आपको एवन फील्ड के केस की मिसाल देता हूँ, मैं आपको एवन फील्ड के केस की मिसाल देता हूँ कि एवन फील्ड के अंदर जिसके अंदर मरियम नवाज साहब अभी एक्विट हुई हैं, उसके अंदर उनको क्या कन्विक्शन दी गई थी कि उन्होंने एक जुर्म में एडिंग एंड अबेटिंग की। मैं उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था जब दोनों जजेस ने, मोजेस जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये पूछा नैब से कि जनाब आप ये सारे वॉल्यूम छोड़ दें, आप एक दो दस्तावेजात दिखा दें जो नवाज शरीफ साहब को। देखिए आगे नवाज शरीफ साहब आएंगे, ये लीगल प्रोसेस भी अपना होगा, इंशाल्लाह देखेंगे नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे कैंपेन, इंशाल्लाह मुल्क के वज़ीर आज़म। लेकिन ये नहीं बताया कि जेल जाएंगे या जमानत मिलेगी। देखिए मैंने आपसे कहा लीगल प्रोसेस। बैरिस्टर साहब आपने सुन लिया, मियां साहब 21 अक्टूबर को सर वापस आ रहे हैं, तो और ये हतमी तारीख होगी जो कि नून लीग हमें बता रही है इस वक्त में। आपको भी लगता है वो वतन वापस आ जाएंगे और उनके आने से क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, और आप समझते हैं कि उनको जमानत मिल जाएगी, चूंकि कहा जा रहा है उनके केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है कुछ? देखिए फारिस, मेरा ये ख्याल है, कियानी साहब ने भी कहा कि वो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें जुमले में इस तरह से तरमीम करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उन्होंने आने का ऐलान किया है। अब वो उस दिन आते हैं या कोई और ऐलान आता है और तारीख में कोई और तब्दीली आती है, ये अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। और खास तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके रोशनी में शायद दोबारा रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि माजी की रिवायत तो यही रही है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून कियानी साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एक इस तरह का तासुर दिया जा रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया में कोई बहुत बड़ी जलावतनी गुजार रहे हैं और कोई बड़ी इनकलाबी तहरीक के रहनुमा थे, जैसे कोई इमाम खमैनी आ रहा था और एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। मेरे ख्याल में हमें याद है कि 2019 में वो खुद जो है वो बाहर गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, इलाज की वजह बता कर गए हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है उनके भाई ने जमानत दी थी कि वो वापस आएंगे, नहीं आए। अदालतों को मफरूर है इस वक्त, वांटेड है। तो जब वो आएंगे, अगर आते हैं तो उनके साथ बिल्कुल कानून वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे ख्याल में वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि वो डिक्लेयर्ड हैं इस वक्त, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पे डिक्लेयर्ड हैं। तो वो जब वापस आएंगे वो अदालत में सरेंडर करेंगे अपने आप को, और ज्यादातर इम्कान ये अगर कानून का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जेल से फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल लेंगे और फिर अगर निकल आए तो निकल आएंगे। जहां तक इसका ताल्लुक है ये बिलावल साहब के बयानात का कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल से तकरीबन जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है तो मुस्लिम लीग नून को अपर हैंड मिला है। आज भी अगर आप इस मौजूदा काबीना को, निगरान काबीना को देख लें तो फारिस क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर मेजॉरिटी किन लोगों की है? बाज लोग सजा याफ्ता भी हैं या जेरे इल्तिवा मुकदमात को भुगत रहे हैं, मुल्जिमान हैं, वो भी आज वजारतों में बैठे हुए हैं। ये किनका किस पार्टी के साथ ताल्लुक है तो ये आप खुद जानती हैं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात आज कर रहे हैं ये बात उनको उस वक्त कहनी चाहिए थी जब वो पीडीएम की हुकूमत में वजीर खारजा थे, उस वक्त उन्होंने नहीं की, अब वो कह रहे हैं। लेकिन बाहर सूरत उनकी बात में काफी हद तक सच्चाई है और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ, आप तो अभी भी कह रहे हैं कि वो है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे तो आपको लगता है कि इससे मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बूस्ट मिलेगा? और कहा जा रहा है कि वो काउंटर नैरेटिव लेकर आएंगे, वो आवाम को बताएंगे, वो आवाम को याद दिलाएंगे 2018 से पहले के पाकिस्तान के बारे में, और वो ये भी बता सकते हैं कि भाई 2023 में हमारी हुकूमत नहीं थी, सिर्फ इत्तेहादियों की हुकूमत थी और आप हमें सिंपल मेजॉरिटी दें और फिर हम आपको दोबारा 2018 से पहले वाला पाकिस्तान लाएंगे। आपको लगता है कि बूस्ट मिलेगा इन्हें? जी बिल्कुल। देखिए मियां साहब ही नहीं, मियां साहब के भाई भी और मियां साहब की पार्टी की दीगर रहनुमा भी यही नैरेटिव जो है कौम के सामने पेश कर रहे हैं कि 2018 में हमारे साथ जुल्म हुआ था, 2016 में और मियां साहब को गैर आईनी तरीके से निकाला गया था। तो वो तो इनका नैरेटिव, और इसके अलावा मजलूमियत के इस नैरेटिव के अलावा इनके पास कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। अगर मियां साहब के पास मईशत को ठीक करने का कोई जादुई फार्मूला था तो अपने भाई के कान में बता दे, कहते हैं आके करेंगे वो खुद ठीक, लंदन से कि भाई ये तरीके से जी वो खुद आगे ठीक करेंगे, वो खुद आगे ठीक करेंगे, वो खुद कहते हैं ये बात, नून लीग यही कह रही है। मेरे ख्याल में वो क्या ठीक करेंगे? मेरे ख्याल में आकर यही मजलूमियत की का नैरेटिव पेश करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि कौम अभी इतनी बेवकूफ नहीं है, कौम कोई अहमक नहीं है। कौम को पता है कि मियां साहब के पल्ले कुछ नहीं है, आएंगे कर ले, अपनी मूवमेंट चला ले, लेकिन इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी और पूरे मुल्क में होगी। बैरमन तंगी साहब, नून लीग और दोनों की बात आपने सुन ली, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है सर?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, आज ईसी में यही बात हुई है। आप लोग अपनी ईसी की मीटिंग में जो फैसले होते हैं, बात होते हैं सर, उसको भी आप डिनाई कर देते हैं कि यकीन ही नहीं है। नहीं, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ये तो मेरे चेयरमैन ने खुल के कहा है कि किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं जो बात करता हूँ पीपल्स पार्टी के स्टैंड की बात करता हूँ। और पीपल्स पार्टी अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में है, आप उनकी रिसेप्शन को भी देखते हैं। अभी अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी है। ये जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि इलेक्शन हो, ऐलान हो, ताकि तमाम पार्टीज अपने इलेक्शन साहब प्लीज, आपने तो कंफ्यूजन पैदा कर दी। बताएं, उस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो चेयरमैन क्यों ये शिकायत कर रहे हैं? देखिए, शिकायत करना हमारा हक है, लेकिन मैं एक दफा फिर आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पे, अपने मैनिफेस्टो पे, अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, आवाम से अपने मैनिफेस्टो पे वोट मांगेंगे। लेकिन जो गिला है, जो शिकवा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का हक है, जो आप बता रहे लोगों को। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अभी सर ये किस वजह से नहीं मिल रही? मैं तीसरी दफा सवाल कर रही हूँ, क्या है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? देखिए, ये तो खैर जिसको मिल रही है, कंप्लेन तो समझ में आती है सर। वो कहते हैं हमारी को तोड़ के 2 सियासी जमातें बना दी गई। वो कहते हैं हमारी पूरी क़यादत या तो इस वक्त जेल में है या रुपोश है, गायब है। लेकिन आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है जो ये आप कंप्लेन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लेवल प्लेइंग पे जो बात मेरे चेयरमैन साहब करते हैं तो वो सबको पता है, लेकिन अभी हमें नहीं पता है। आप बताएं ना, क्या बात है, कहां नहीं मिल रही? उसने किसी की तरफ इशारा तो नहीं किया है ना, लेकिन अभी हालात बता रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग पे बात हो रही है तो फिर ये सिंध में कुछ ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हो रही हैं और इनके कुछ लोगों के हुआ है तो ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। यही बात है ना? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जनरल बात करते हैं कि अगर सपोज पोस्टिंग ट्रांसफर पे सिंध में पाबंदी है, ठीक है, पंजाब में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, तो ये तो अगर वो जेन्युइन बात करते हैं तो जेन्युइन बात करना भी उनको नहीं देते हैं। अगर वो ये बात करते हैं, उनका हक है, वो एक पार्टी के चेयरमैन है। लेकिन एक दफा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड, मैनिफेस्टो और मंशूर है, वो आवाम के पास अपने मंशूर के मुताबिक में पास जाएंगे। पहले आपकी बातों में तो क्लियरिटी हो ना, फिर आवाम ज्यादा बेहतर तौर पे लास्ट कमेंट कर देंगे। इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं? वो सदर साहब ने जो खत लिखा, तो आपके ख्याल में उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं है? चूंकि आप लोग तो मुसलसल कह रहे हैं कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। तो सदर साहब का खत था क्या? वो सदर साहब खत में कहते हैं कि वैसे तो इलेक्शन कोई 89 डे तक 6 नवंबर तक हो जाने चाहिए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। तारीख से देखिए, बात ये है, बहरहाल छोड़ें जी उनको, वो भी तजादात जो हैं अभी इस इतवार को हम देखेंगे कि जिस जस्टिस के खिलाफ उनने एक ज्यादती करने वाला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया था, जिसकी वजह से उस फैमिली, वो पूरी फैमिली जिस कर्ब से गुजरी है, वो आज कुदरत का निज़ाम है कि इस इतवार को उन्हीं का ही हल्फ भी लेंगे। तो देखिए, वो भी एक जो उनका करियर है। देखिए, इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही डेट का तयन करेगा। देखिए, वो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और हमें अगर कहीं महसूस हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा तो हम बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात अपना किरदार अदा करेंगे, मगर हम बिला वजह इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात भी नहीं बनाएंगे। और देखिए, इस पे अगर किसी ने कोई चैलेंज करना है या कोई मामलात हैं तो वो तो कोई इलेक्शन कमीशन में ही पिटीशन दायर कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहा है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो भी लीगल प्रोसेस होगा, मगर ये बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ही तय करना है। ये कोई किसी सियासी जमात का या निगरान हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है। बैरमन तंगी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और बिलाल कियादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।